नमस्कार दोस्तों। तो आपने कल खबर देखी होगी कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, उनकी डेथ हो गई है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये महज एक एक्सीडेंट था या असैसिनेशन? क्योंकि कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, इजराइल का नाम सामने आ रहा है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और आगे मिडिल ईस्ट में क्या कोई पॉलिसी चेंज होगा, ईरान जो है उसके अंदर कोई शिफ्ट देखने को मिलेगा, कौन होगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट आने वाले 50 दिनों में, और अभी इंटरिम प्रेसिडेंट। Going to turn now to the breaking news overnight. Iranian President Raisi was declared dead, as well as the foreign minister, after their helicopter crashed. Iran has lost its president and foreign minister in a helicopter crash. No foul play is being suspected as of now. It was an old chopper that crashed in bad weather. The investigation is on, as is speculation on who सबसे पहले हमें करंट डेवलपमेंट को समझना होगा कि इब्राहिम रईसी कौन थे और इनकी डेथ कहाँ पे हुई है और कैसे हुई है। तो करंट डेवलपमेंट यही है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, वो अजरबैजान गए हुए थे एक डैम का उद्घाटन करने, इनाग्रेशन करने के लिए, अजरबैजान के प्रेसिडेंट के साथ, अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो वहाँ से वे वापस लौट रहे थे। 3 हेलीकॉप्टर का कॉन्वॉय था, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर में इनके फॉरेन मिनिस्टर और ये बैठे हुए थे, बाकी अदर हेलीकॉप्टर्स में कुछ ऑफिशियल्स और थे ईरान के। तो ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर जाता है ईरान के, जो ईरान है उसका जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है वहाँ पे। और रीज़न यही था कि बहुत ज़्यादा ठंड और फॉग होने के कारण, ख़राब वेदर होने के कारण ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। और उसके कारण पहले दिन तो पुष्टि नहीं की गई थी कि इनकी डेथ हो गई है, सिर्फ इतना ही पता चला था कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है। लेकिन अगले दिन ईरानियन ऑफिशियल्स के द्वारा ऑफिशियली घोषित कर दिया जाता है कि प्रेसिडेंट रईसी जो है वो नहीं रहे हैं, और साथ में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और भी जो अन्य लोग हैं वो सब मारे गए हैं इसके अंदर। इसको लेके पूरा का पूरा एक सर्च ऑपरेशन चला। अभी तुर्की है, इसके अलावा रशिया, इन सबों ने कहीं ना कहीं अपने रेस्क्यू फोर्सेस भेजे, और ईरानियन जो फोर्सेस थी उन्होंने कहीं ना कहीं एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और ढूंढने का प्रयास किया गया। बाद में सबको मृत पाया गया और सबके सब फिर बाद में घोषित किया गया कि उनकी डेथ हो गई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट, दुनिया भर में वेस्टर्न मीडिया, मिडिल ईस्ट का मीडिया और एशियन मीडिया, सब ने अटकलें लगाना शुरू कर दी, अलग अलग थ्योरीज दिखाना शुरू कर दी। क्या ये डेथ थी, क्या ये किसी के द्वारा मरवाया गया है, इनको इजराइल का हाथ हो सकता है क्या इसके पीछे, क्या मोसाद है इसके पीछे? क्योंकि इससे पहले भी पास्ट में कई सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे आप सभी को कासिम सुलेमानी की डेथ याद होगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स ने ली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली अमेरिका ही लेता है। Working on a military strike against a prominent Iranian leader. The Defense Department tonight has confirmed that the United States has killed Iranian General Qasem Soleimani. While Soleimani may not be familiar to many Americans, he was the head of Iran's Quds Force, that is an elite unit of the Iranian Revolutionary Guard. Iraqi state TV says the general and an Iraqi militia leader were among several people who died in a सुप्रीम लीडर है, उनके बहुत ज़्यादा क्लोज था। तो जो क्लोज था आयतुल्लाह खुमैनी के, उनकी कहीं ना कहीं ऐसे ही डेथ हो रही है। और उसमें अब दूसरा नाम जुड़ गया है इब्राहिम रईसी का, जो कि प्रेसिडेंट थे अभी करंट में ईरान के। अब अटकल लग रही है, हु इज़ नेक्स्ट, कौन अगला हो सकता है। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन थे ये इब्राहिम रईसी और ये प्रेसिडेंट की पोस्ट तक कैसे पहुंचे और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी मिडिल ईस्ट की पॉलिसीज़ के अंदर। तो उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इब्राहिम रईसी 19 जून 2021 को ईरान के प्रेसिडेंट बने थे और ये 2025 तक रहने वाले थे। ईरान के अंदर एक टेन्योर जो 5 साल का होता है। इससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो हसन रूहानी थे, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई कहीं ना कहीं। और 2016 का चुनाव तो इब्राहिम रईसी किसी ना किसी कारणवश जीत नहीं पाए थे, ऑल्दो इनका फुल सपोर्ट था सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी का। लेकिन हसन रूहानी उस टाइम पे सक्सेसफुल हो गए थे गवर्नमेंट बनाने में। लेकिन बाद में 2019 इनको फिर भी इनाम मिला, उस समय इनको चीफ जस्टिस बनाया गया आयतुल्लाह खुमैनी के द्वारा, जो कि सुप्रीम लीडर हैं 2019 के अंदर। बाद में धीरे धीरे प्रेसिडेंट बन जाते हैं 19 जून 2021 को। तो इससे पहले मैं समझाऊँ तो 1979 में एक ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, आप सभी को याद हो। तो ईरानियन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या कि जो फंडामेंटल गवर्नमेंट है, फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पावर में आ जाती है। आयतुल्लाह खुमैनी और ये सब लोग पावर में आते हैं। जो वेस्टर्न सपोर्ट वाली गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका। इतनी बड़ी क्रांति हुई थी कहीं ना कहीं ईरान में। तब से ईरान के अंदर वही सिस्टम है, ऑल तो वोटिंग आज भी होती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सुप्रीम लीडर के हाथ में है वहाँ पे। तो वहीं से कहीं ना कहीं सामने उभर कर आए सामने पहली बार इब्राहिम रईसी। और ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि हार्ड लाइन प्रोसिक्यूटर माने जाते हैं और अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रेसिडेंट है। मतलब ही इज डीपली डिस्ट्रस्ट द वेस्टर्न नेशंस और देयर मोटिव्स, जस्ट लाइक हिज सुप्रीम लीडर। अब इनका सुप्रीम लीडर कौन है? तो इनके सुप्रीम लीडर कौन है? आयतुल्लाह अली खुमैनी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं क्लोज हैं और अटकलें लगाई जा रही थी कि नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बनने वाले थे आफ्टर आयतुल्लाह अली खुमैनी के बाद, और बन भी सकते थे क्योंकि इतने ज़्यादा क्लोज थे। तो वहाँ से कहीं ना कहीं जब ये अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, एज आ क्लर्क के तौर पे जॉब कर रहे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1988 वो वर्ष था जब इनको पहली बार द जज ऑफ डेथ कमेटी बनाया गया। वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जज तो बनाए गए, इन्होंने लगभग 2500 से 30,000 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इनको एग्जीक्यूट किया उन लोगों को जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे ईरानों की जेलों में, और कईयों को टॉर्चर की सज़ा दी गई। इसलिए दुनिया जो है इनको बुचर ऑफ तेहरान या फिर बुचर ऑफ ईरान कहती है। इसके अलावा 1994 में इनको प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ ईरान बनाया जाता है। तो धीरे धीरे ये एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंचे। और ये हार्ड लाइन प्रोसिक्यूटर तो है कहीं ना कहीं, यानी कि फंडामेंटल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ये था पूरा का पूरा इनका बेसिक इंट्रो, जिसमें इन्होंने कैसे कैसे पोजीशन हासिल करी और कैसे क्लोज आई है आयतुल्लाह खुमैनी के। लेकिन अब सवाल आता है ईरान का कि क्या ईरान के अंदर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, अब क्या ईरान बिखर जाएगा? तो इसका जवाब है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान का कॉज जो है बहुत बड़ा है। अब कॉज बड़ा क्या है मैं उसको आगे बताऊंगा आपको।
और वो इस तरीके से ज़्यादा रिटेलिएट करने का प्रयास भी नहीं करेगा अगर ऑल तो पता भी चल जाए कि इसके पीछे ईरान का हाथ है, क्योंकि उसका कॉज बड़ा है, उसको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टैब्लिश करना है और ये चीज़ें हैं। अमेरिका जो उसको एलिमिनेट करना है कहीं ना कहीं, जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उससे कहीं ना कहीं। तो उसी सिलसिले में कहीं ना कहीं चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के उभर कर सामने आया कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले। आप सभी को याद है सऊदी अरेबिया ईरान एक साथ एक स्टेज पे आए थे बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर। वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री, उन्होंने साथ में लेके आए थे, तो वहाँ पे एक डील भी हुई थी कहीं ना कहीं। अब मैं आपको बता दूं कि जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नियों का लीडर है। देखो मुस्लिम्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो सेक्ट कह लो, एक शिया और एक सुन्नी। तो शियाओं का लीडर ईरान है मिडिल ईस्ट के अंदर और दुनिया भर में मानता है, और दुनिया भर में मुसलमानों के अंदर सुन्नियों का नेता अपने आप को सऊदी अरेबिया मानता है। उसके पीछे का रीज़न है कि जो इस्लाम की उससे कहीं ना कहीं। तो उसी सिलसिले में कहीं ना कहीं चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के उभर कर सामने आया कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले। आप सभी को याद है सऊदी अरेबिया ईरान एक साथ एक स्टेज पे आए थे बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर। वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री, उन्होंने साथ में लेके आए थे, तो वहाँ पे एक डील भी हुई थी कहीं ना कहीं। अब मैं आपको बता दूं कि जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नियों का लीडर है। देखो मुस्लिम्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो सेक्ट कह लो, एक शिया और एक सुन्नी। तो शियाओं का लीडर ईरान है मिडिल ईस्ट के अंदर और दुनिया भर में मानता है, और दुनिया भर में मुसलमानों के अंदर सुन्नियों का नेता अपने आप को सऊदी अरेबिया मानता है। उसके पीछे का रीज़न है कि जो जो ईरान है और सऊदी अरेबिया, ये लीडर इसीलिए मानते हैं अपने आप को जैसे सऊदी अरेबिया है, और इसीलिए लीडर मानता है क्योंकि जो होली प्लेसेस हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, जो लोग दुनिया भर से आते हैं वहाँ पे विजिट करने के लिए, तो मक्का मदीना सऊदी अरेबिया के अंदर आता है इसीलिए। बाकी अल अक्सा मॉस्क है, तो इसको लेकर 1970 से मूवमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। जेरूसलम के अंदर है, वो ये थर्ड होली प्लेस है। इसको लेके इजराइल जो है अपना स्टैंड कहीं ना कहीं सामने रखता रहता है, इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर्स करवाता रहता है, कभी हिजबुल्लाह, कभी हुती विद्रोही, कभी क्या कहते हैं हमास के थ्रू इनडायरेक्टली, क्योंकि जो थर्ड होली प्लेस है अल अक्सा मॉस्क जो कि जेरूसलम में है, उस पर अपना स्टैंड कायम रखता है, दावा ठोकता है कहीं ना कहीं, इसीलिए ये सब चीज़ें। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं कि मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया और ईरान, लेकिन ये बीजिंग के अंदर एक साथ सामने स्टेज पे आ जाते हैं और जो रिलेशन थे खराब वो रिस्टोर करवाता है चाइना। और चाइना कहता है देखो आपके पास जो ऑयल है वो तो 30 से 40 साल में वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको अपनी कंट्री को सस्टेन करके रखना है कि नहीं रखना है, तो आपको एक साथ आना पड़ेगा। तो आप जो है एक दूसरे से बात कीजिए। तो उसी सिलसिले में हुआ क्या, जो सऊदी अरेबिया है मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पूरे पेपर से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि आपको हमें बेसिकली न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनके लिए यूरेनियम वगैरह चाहिए। तो इस सिलसिले में ईरान ने फिर बाद में क्या सोचा, ईरान ने ये सोचा कि हम आपको देंगे सब चीज़ें, और इसके पीछे का काउंटर पार्ट सिंपल सा यही था कि जो चाइना था उसने कहा कि देखो आपके बीच में एक कंट्री है जो कि बेनिफिट ले रही है कहीं ना कहीं, चाइना का ऐसा इनडायरेक्टली कहना था। ईरान ने भी ये चीज़ सोची कि अमेरिका जो है वो डायरेक्टली बेनिफिट ले रहा है दो देशों के बीच में लड़के मिडिल ईस्ट में, क्यों ना तो अमेरिका को एलिमिनेट करने के लिए उसने ये सब चीज़ें सोची कि ईरान के साथ एक प्रॉपर डील की जाए। उसमें सऊदी अरेबिया से उसने कहा कि अब ईरान यही सोच रहा था कि अगर हम दोनों एक हो जाएं तो यूएसए को बेनिफिट नहीं मिलेगा, और बिल्कुल सही बात है कि उसको बेनिफिट बाद में नहीं मिलता, लेकिन ऐसा होने से पहले वो न्यूक्लियर डील नहीं हो पाई। मतलब जो सिविल न्यूक्लियर डील होनी थी, ईरान ने सऊदी अरेबिया से ये कहा था कि देखो तुमको अपनी इकोनॉमी जो है वो डाइवर्सिफाई करना है, ऑयल्स के अलावा और भी चीज़ों में डाइवर्स करना है, और तुम्हें न्यूक्लियर एनर्जी की भी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, तो क्यों ना तुम हमसे एक पूरी की पूरी सिविल न्यूक्लियर डील क्यों नहीं कर लेते। तो हम तुमको जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह चाहिए वो हम सब तुमको देंगे, इसके अलावा यूरेनियम भी हम सप्लाई करेंगे तुमको, और भी जो दूसरी चीज़ें हैं वो सब तो हमसे बाई क्यों नहीं कर लेते। ईरान ने ये सोचा। इसके पीछे ईरान का क्या मोटिव था सोचने का, तो ईरान का मोटिव इसके पीछे सोचने का यही था कि ईरान की इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हैं उससे थोड़ा बहुत, अगर ये सऊदी अरेबिया और ईरान की डील हो जाती है तो इसके अलावा स्टेबिलिटी आ जाएगी थोड़ी मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर ईरान और इजराइल की जो रिलेशन है वो रिस्टोर होकर अगर ये डील हो जाती है सिविल न्यूक्लियर डील। तो इसके अलावा इसके बाद ईरान जो है वो पूरे तरीके से फोकस कर पाएगा इजराइल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट ये था कि जो सऊदी अरेबिया है और यूएस हैव कम क्लोजर टू द न्यूक्लियर डील दैट ईरान वॉज पिचिंग, जिसको ईरान पिच कर रहा था वो न्यूक्लियर डील यूएसए के साथ हो जाती है। तो अब इससे घाटा होगा क्या नहीं होगा ईरान को, आप सोच के देखो। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस यही निकले, या भी और ये डील क्यों हुई, अभी कॉन्सिक्वेंस ये है कि राइसी की डेथ हो गई है, तो अब ईरान के अंदर ये काम नहीं करवा पाएगा कोई भी, फिलहाल में तो कोई नहीं करवा पाएगा। तो अब इससे होगा क्या, जो ठेके बेसिकली ईरान को मिलते हैं उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, वो यूएसए के साथ डील हो गई है, बिकॉज क्योंकि यूएसए एंड सऊदी अरेबिया हैव कम क्लोजर टू दैट न्यूक्लियर डील दैट ईरान वॉज पिचिंग, क्योंकि रईसी की डेथ हो गई। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस सामने निकल के आया है। तो अब इससे क्या है, जितने भी ठेके वगैरह हैं, ऑर्डर वगैरह, ये सब चीज़ें जो मिलेंगी, जितनी भी ऑर्डर्स मिलेंगे वो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज को मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह सिविल डील हुई है पूरी की पूरी इन सब चीज़ों को लेके। तो अब व्हाट इज़ द मीन फॉर ईरान, अब ईरान के लिए क्या मतलब हो सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो देखो रईसी की डेथ
से और भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे कि रईसी के टाइम पे, इब्राहिम रईसी के टाइम पे क्या हो रहा था, ईरान हैज़ इमर्ज्ड एज अ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ मिलिट्री ड्रोन्स फ्रॉम रशिया। अब रशिया जो है वो अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बना हुआ है, जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ है, तो वो लगातार परचेस कर रहा है ड्रोन्स वगैरह, तो रशिया की इकोनॉमी बूस्ट अप हो रही है, कहीं ना कहीं वो लड़ रहा है लगातार, तो अमेरिका को कई जगह अपना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब ये न्यूक्लियर डील हो गई है, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें अमेरिका की फेवर में जाती हुई दिखेंगी, क्योंकि सऊदी अरबिया उधर चला गया है वापस से। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर जो रिलेशंस जो है वो रिस्टोर हुए थे बीजिंग के अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया में, उनका जो सिलसिला है वो थम गया इन सब चीज़ों से। अब इनकी जो डेथ हुई है इब्राहिम रईसी की अभी, तो इसके अलावा आप सभी को याद है कासिम सुलेमानी की जो डेथ हुई थी, जिसको चीफ आर्किटेक्ट बताया जाता है मिडिल पॉलिसी का, मैंने जिक्र किया, तो उसकी डेथ के बाद भी कहीं ना कहीं अमेरिका ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली थी, लेकिन ईरान ने भी रिटेलिएट किया था इराक के अंदर अमेरिका के जो बेसिस थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उनके ऊपर हमला किया था और बोला था अगर आप दोबारा से रिटेलिएट करोगे हमारे ऊपर तो फुल फ्लेज वॉर हो जाएगी, लेकिन अमेरिका ने बाद में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो इजराइल छुटपुट जवाब तो देता, वो सॉरी नॉट इजराइल, ईरान छोटे छोटे रिस्पॉन्सेस के जवाब तो देता रहता है, क्योंकि उसको भी ऑल दो प्रूव करना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो अभी उस तरीके से हमें शांति देखने को नहीं मिलेगी मिडिल ईस्ट के अंदर, ये सब चीज़ें बढ़ती रहेंगी और इसके इम्प्लीकेशंस भारत में होंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके अलावा आप सभी को याद है इजराइल ने डमेस्कस के अंदर ईरानियन काउंसलेट पे हमला किया था। अब अकॉर्डिंग टू जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से अगर आप किसी कंट्री के काउंसलेट पे हमला करोगे तो वो किसी कंट्री पे हमला माना जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं वॉर हो जाती, लेकिन इजराइल के ऊपर उस तरीके से ईरान ने हमला नहीं किया। उसके कई सारे रीजंस हैं, क्योंकि इजराइल का कॉज ईरान का कॉज बहुत बड़ा है, क्योंकि उसको अमेरिका को एलिमिनेट करना है मिडिल ईस्ट की पॉलिसी से, तो वो इन सब छोटी चीज़ों पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन ऑल दो उसने फिर भी ड्रोन का हमला किया था ईरान के ऊपर, आप सभी को याद हो। तो ये सब चीज़ें सामने निकल के आई थी। इसके अलावा ईरान जो है, ईरान का इजराइल को लेके क्या व्यू है और इजराइल का ईरान को लेके क्या व्यू है, तो वो जानते हैं थोड़ा सा। तो जो इजराइल है और ईरान है, इन दोनों एक दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं वो थोड़ा भी जान लेना बेटर रहेगा। तो इजराइल का जो व्यू है ईरान के लिए, वो इजराइल जो ईरान को बहुत बड़ा थ्रेट मानता है, बिगेस्ट थ्रेट ड्यू टू ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से बहुत बड़ा थ्रेट मानता है ईरान को बहुत बड़ा थ्रेट माना जाता है। इजराइल जो है वो ईरान को बहुत बड़ा थ्रेट के रूप में देखता है, खतरे के रूप में, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसके अलावा कहीं ना कहीं कंसर्न अबाउट ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल्स, अब अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप होगा तो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाएंगे तो दूर तक हमला कर सकता है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत चिंता की बात है। तो इजराइल ईरान को इस तरीके से देखता है। इसके अलावा अलार्म्ड बाय सपोर्ट ऑफ ग्रुप्स दैट एम्स टू डिस्ट्रॉय इजराइल, मैंने बोला ना वो जो ग्रुप्स हैं जिनको इजराइल जो है वो इजराइल के ऊपर इनडायरेक्टली हमला करने के लिए ईरान यूज़ करता है, जिसमें हमास, हूतीज़ जो रेबल ग्रुप्स हैं, हूती रेबल्स, इसके अलावा हिजबुल्ला, तो इनके थ्रू इनडायरेक्टली ईरान पे, तो ईरान जो हमला करवाता है ना इजराइल पे, तो इस तरीके से जो इजराइल है वो ईरान को देखता है। अब ईरान कैसे देखता है इजराइल को वो भी जान लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ईरान जो है ना वो कैसे देखता है, तो सी इटसेल्फ एज द मेन सपोर्टर, ईरान जो है अपने आप को पहली बात तो एज अ सपोर्टर ऑफ पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस मानता है, यानी कि जो पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी है, PLA कह लो, या फिर जो पैलेस्टीन सपोर्टेड ग्रुप्स हैं, पैलेस्टाइन बेसिकली उसको पूरा का पूरा सपोर्ट करता है, प्रो पैलेस्टाइन के फेवर में रहता है हमेशा ईरान, इजराइल को सपोर्ट नहीं करता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जो टॉप ईरानियंस हैं वो उनका मानना है कि हम ईरान को जो है वो मैप से ख़त्म कर देंगे, वी विल वाइप आउट द इजराइल फ्रॉम द मैप। तो इस तरीके की सोच कुछ ईरान रखता है इजराइल के बारे में। इसके अलावा आप सभी को याद हो तो यासिर अराफात करके एक लीडर था पैलेस्टाइन का, जो कि बेसिकली पैलेस्टाइन की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। पहले वो हथियार वगैरह में ज़्यादा विश्वास रखता था, इससे आज़ादी ली जा सकती है, लेकिन बाद में एक कैंप डेविड अकॉर्ड होता है, उसके बाद उन्होंने हथियार कहीं वगैरह डाल दिया। लेकिन उससे पहले वो जो यासिर अराफात था वो खुमैनी से भी मिला, तो खुमैनी ने कह दिया कि आप लोग एज अ होल अरब या पैलेस्टाइन अरब के लिए क्यों लड़ रहे हैं, आप एज अ मुसलमान आइडेंटिटी को इंक्लूड करके क्यों लड़ते। तो ऐसे कुछ जिक्र हुआ था, वो ज़्यादा डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको जिक्र किया है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएंगी सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें सामने आई। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, तो आगे कुछ नहीं होगा, ईरान उस तरीके से हमले नहीं करेगा, क्योंकि ईरान जो है उसके पास ऑलरेडी सैंक्शंस हैं और उसको अभी अपने इकोनॉमी को डेवलप करना है। अगर पता भी चल जाता है कि इजराइल ने करवाया तब भी हमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऑल दो पूरा एरिया डिस्टर्ब रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ हमास एंड इजराइल का जो वॉर चल रहा है, वो चलते रहेंगे इनडायरेक्टली पीछे से, जो कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन कोई फुल फ्लेज वॉर ईरान डायरेक्टली नहीं जाना चाहेगा अभी उसमें, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी सुधार नहीं है और एक बड़ा कॉज है उसका, पर हमला करेगा जरूर, बदला जरूर लेगा, लेकिन एक वक्त आने पर लेगा। तो ये सब चीज़ें जस्ट लाइक अभी मैके वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है कहीं ना कहीं हर जगह। इसमें जो मोरालिटी होती है उससे ऊपर बढ़ के देखा जा रहा है। मोरालिटी में आप किसी को नहीं मारोगे, हमें नहीं मारना चाहिए, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे बढ़कर भी एक मोरालिटी होती है, ड्यूअल मोरालिटी का कंसेप्ट होता है। तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे अगर आपको किसी को मारना है अपने देश को बचाने के लिए तो आप मार सकते हो, दिस इज़ वैलिड।
तो दिस इज़ व्हाट द मैकियावेली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और भी कई तरीके के चीज़ें होती हैं, सिर्फ मैकियावेली जो कंसेप्ट है उसमें यही सब चीज़ें नहीं हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने जिक्र किया, आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। और तो ये सब चल रहा है। भारत पे क्या इंप्लीकेशंस होंगे, तो भारत पे इंप्लीकेशंस होंगे। इंडिया क्या है, हर किसी से दोस्ती बना के रखता है मिडिल ईस्ट में। तो इंडिया के रिलेशन इजराइल के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं। तो ऑल्दो हमने फिलहाल कुछ रिसेंट टाइम में ईरान से जो है ऑयल थोड़ा कम परचेज करना स्टार्ट किया है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, और कंट्री से ख़रीदा, यूएसए के प्रेशर में आके, कई रीज़न हो सकते हैं उसके। लेकिन हमारा जो चाबार पोर्ट है, जिससे हमको डायरेक्ट मिडिल ईस्ट के थ्रू और ईरान के थ्रू हमें जो एशिया है, मिडिल ईस्ट एशिया का एक्सेस मिलता है, उस थोड़ा खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि और चाइना को हम जो ग्वादर पोर्ट पर बैठा हुआ है पाकिस्तान के, उसको रिटेलिएट करने के लिए हमें चाबार पोर्ट की ज़रूरत है, जो कि अभी डील हुई है रिसेंट में। तो इसीलिए ये हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ है, और इम्पैक्ट करेगा भारत के ऊपर भी कहीं ना कहीं, जो इंडिया की पॉलिसीज़ हैं। क्योंकि हर चीज़ का असर दुनिया में होता है, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, इसीलिए। तो यही सब चीज़ें अभी फ़िलहाल में तो हो रही हैं। ओवरऑल इजराइल और ईरान एक दूसरे के दुश्मन हैं। रिसेंट टाइम में पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है ऐसा। और वो एक दूसरे के प्रति कोवर्ट ऑपरेशन चलाते रहेंगे, प्रॉक्सी वॉर्स ईरान करता रहेगा लगातार, और ये सब चीज़ें होती रहेंगी। अब समझते हैं कि ईरान में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ईरान में नेक्स्ट ये चीज़ होने वाली है अब कि अभी 5 दिन का शोक रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद मुकबिर करके जो वाइस प्रेसिडेंट है, ईरान के अंदर 12 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उनमें से जो सीनियर मोस्ट होगा उसको अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा 50 दिनों के लिए, और 50 दिनों के अंदर वहाँ की जो पार्लियामेंट, जुडिशरी वगैरह, उनको इलेक्शन कंडक्ट करा के एक न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट करना होगा, जो बचा हुआ टेन्योर है उसके लिए। तो ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सुप्रीम लीडर जो हैं वो सबसे अहम होते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी जो है वो सुप्रीम लीडर हैं, उनके अंडर में प्रेसिडेंट, जुडिशरी, पार्लियामेंट, गार्जियन काउंसिल और आर्म फोर्सेस आती हैं, आर्म्स फोर्सेस। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के अंदर पुलिस, ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड, मिलिट्री, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सब के लीडर होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी, सब चीज़ इनके अंडर में आती हैं। तो नेक्स्ट 50 दिनों में इलेक्शन हमें देखने को मिलेगा एज पर द आर्टिकल 131 ऑफ ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ईरानियन संविधान है उसके अकॉर्डिंग, उसका आर्टिकल 131 के तहत ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, और उन्हें मोहम्मद मुकबिर को अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। 50 दिनों में इलेक्शन कंडक्ट होगा। तो यही सब चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा पूरा मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, एक्जैक्टली क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। तो यही सब था। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में चर्चा करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए विवेचना को। धन्यवाद।